वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस यूट्यूब वीडियो में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर जो है फ्रेंड्स, उसका मेजर एक फीचर है कि आप सिंक्रोनस मोटर के ऊपर जब भी लोड को इंक्रीज करेंगे तो उसकी जो रोटेटिंग स्पीड है मोटर की वो कम नहीं होगी। मतलब जो सिंक्रोनस मोटर है वो एक कांस्टेंट मोटर जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड मोटर है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह डायग्राम के अंदर आपको पूरे इंडक्शन मोटर के अंदर का कंस्ट्रक्शन का व्यू मिलता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम डीसी मशीन के अंदर डीसी मशीन को हम डीसी मोटर की तरह भी चला सकते हैं और डीसी जनरेटर की तरह भी चला सकते हैं, वैसे ही सिंक्रोनस मशीन के अंदर हम सिंक्रोनस मशीन को एज ए जनरेटर यानी कि ऑल्टरनेटर की तरह हम उसे यूज कर सकते हैं, या फिर सिंक्रोनस मोटर की तरह उस मशीन को हम चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये पूरा डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो अल्टरनेटर की तरह ही सेम ही है, पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सबसे आउटर मोस्ट ये जो आप सर्कल देख सकते हैं ये योक है। योक का मतलब वो जो सबसे बाहरी आउटर स्टील का पूरा केसिंग होता है जिसके अंदर पूरे वाइंडिंग्स, रोटर्स और पार्ट। योग का जो काम है, जो सारे अंदर के जो पार्ट्स है उन्हें कोई भी बाहरी मैकेनिकल डैमेज से बचाना, और हाई टेम्परेचर, फिर ह्यूमिडिटी और उन सब से सारे अंदर के पार्ट्स को बचाए रखना, वो योग का काम है। जो योग बनाया जाता है वो स्टील प्लेट्स को बेंड करके बनाया जाता है। अगर हमारे इस मशीन की रेटिंग हाई है, बहुत ज़्यादा है, तो उसे कास्ट आयरन के अंदर कास्ट किया जाता है, यानी पूरे राउंड को दो अलग अलग पार्ट्स में बनाया जाता है, बाद में उन्हें ज्वाइंट कर दिया जाता है। तो उसके बाद जो दूसरा लेयर आता है, जो ये पूरी जगह है, ये है कोर, स्टेटर का कोर। कोर मतलब वो लैमिनेशन से बना हुआ होता है और वो सिलिकॉन स्टील से बना होता है, क्योंकि हमें हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉसेस को कम करना होता है। इसी वजह से हम कोर को लैमिनेशंस के फॉर्म में बनाते हैं और सिलिकॉन स्टील यूज करके बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो आप यहाँ पे कंडक्टर्स देख सकते हैं, ये हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है। यानी सिंक्रोनस मोटर के अंदर जो स्टेटर होता है, स्टेटर के ऊपर हम आर्मेचर वाइंडिंग को वाउंड करते हैं, और ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है ये स्टार या डेल्टा के फॉर्म में कनेक्ट की जाती है, और इस वाइंडिंग के टर्मिनल्स को हम टर्मिनल बॉक्स तक ले जाते हैं। और जो आर्मेचर वाइंडिंग है हमारे सिंक्रोनस मोटर की, उसको हम एसी सप्लाई देते हैं। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हमारा रोटर, और ये जो बीच का सर्कल है वो है हमारा शाफ्ट। और इसके ऊपर जो ये आप पोल्स देख सकते हैं, इसका मतलब जो ये सिंक्रोनस मोटर के अंदर रोटर के ऊपर हम हमारी फील्ड वाइंडिंग को वाउंड करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आप पोल्स देख सकते हैं, इसका मतलब ये प्रोजेक्टेड पोल्स टाइप का कंस्ट्रक्शन है रोटर का। और इसके ऊपर ये जो पूरा चीज है, ये हमारी कॉपर वाइंडिंग है जो हमारे पोल्स के ऊपर वाउंड की गई है।
और इसका भी जो कोर है वो लैमिनेशंस के अंदर बनाया जाता है। लैमिनेशंस का मतलब ऐसे पतले पतले शीट्स होते हैं, जैसे ये पेपर आप देख सकते हैं, वैसे वैसे पतले शीट्स को आपस में ज्वाइंट करके बनाया जाता है। और ये जो आप ऊपर पूरी एक ये रिंग देख सकते हैं, उसके अंदर आप ये छोटे छोटे होल्स देख सकते हैं। ये हर होल पोल के ऊपर आप देख सकते हैं। ये होल्स के अंदर जो है कॉपर बार्स यानी कॉपर के मोटे मोटे वायर्स डाले जाते हैं और उनको आपस में शॉर्ट कर दिया जाता है। इसे हम डैम्पर वाइंडिंग कहते हैं। डैम्पर वाइंडिंग का मतलब जो है, ये जब भी हमारा मोटर अगर स्टार्ट होगा तो वो थोड़ा वाइब्रेट होगा रोटर। उस वाइब्रेशन को कम करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग लगाई जाती है। और ये जो हमारा रोटर है उसे हम सप्लाई देते हैं स्लिप रिंग से। स्लिप रिंग यानी जो ब्रास की बनी हुई होती है और शाफ्ट के ऊपर लगाई जाती है और अच्छे से एक दूसरे से और शाफ्ट से इंसुलेटेड की जाती है। और जो हमारा रोटर है सिंक्रोनस मोटर के अंदर, उसे हम डीसी सप्लाई देते हैं। यानी आर्मेचर को हम एसी सप्लाई देते हैं और रोटर को डीसी सप्लाई देते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि हमारी जो सिंक्रोनस मोटर है वो काम कैसे करती है। तो फ्रेंड्स, जो सिंक्रोनस मोटर है उसके काम करने का जो प्रिंसिपल है वो यह है कि कोई भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट रख दे, कोई भी रोटेटिंग फील्ड के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट रख दे, तो वो दोनों आपस में मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे और वो एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर घूमेंगे। और वो स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो रोटेटिंग फील्ड की सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगा। ये सिंक्रोनस मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप आर्मेचर को 3 फेज एसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, तो जैसे इस आर्मेचर की वाइंडिंग प्लेस की गई है उसकी वजह से हमारे इस एरिया के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा जो एक डायरेक्शन के अंदर घूमेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है, और उसकी जो घूमने की स्पीड होगी वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी मशीन की सिंक्रोनस स्पीड फाइंड करनी है तो आप इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं 120F/P। और अगर आपको कोई भी मशीन की सिंक्रोनस स्पीड चेंज करनी है तो आप इन 2 पॉइंट्स के ऊपर कर सकते हैं, पोल्स को चेंज करके कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, या फिर मशीन को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करके, जिससे आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करके इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकें। तो ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो सिंक्रोनस स्पीड के हिसाब से घूमने लगेगी। पर हमारा जो रोटर है वो एक स्टेडी पोजीशन के अंदर है, वो अभी घूम नहीं रहा है। और जैसे ही उसे आप डीसी सप्लाई देंगे तो इन वाइंडिंग्स की वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और उधर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कोई भी मैग्नेट में आपको पता ही है 2 पॉइंट्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। और जब भी ये एक हमारा रोटर एक घूम नहीं रहा है, स्टेडी पोजीशन के अंदर है, तो आप देख सकते हैं अगर हम मान ले कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल इस पॉइंट पे आया है और हमारा जो रोटर का पोल है साउथ पोल, वो भी इस पॉइंट के ऊपर मौजूद है, तो इन दोनों के बीच में आपको पता ही है कि मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल
जब भी एक दूसरे के पास आते हैं तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को आपस में खींचते हैं। तो पर और ये जो पोल है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को कैच करने की कोशिश करेगा और उसी के साथ घूमने की कोशिश करेगा। पर हमारे जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि जब भी ये रोटर उसे कैच करने की ट्राई करेगा तो उतने टाइम के अंदर इस इमेजिनरी पोल की जो पोलैरिटी है वो ही चेंज हो जाएगी, यानी वो नॉर्थ से साउथ इतनी तेजी से कन्वर्ट हो जाएगा कि ये रोटर उसे कैच ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो रोटेटिंग सिंक्रोनस स्पीड की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। और ये जो पोल्स है वो इमेजिनरी पोल्स है और ये एक्चुअल पोल्स है, यानी ये हम एज्यूम कर रहे हैं और ये एक्चुअली में प्रोड्यूस होते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे ये साउथ इस पॉइंट पे आएगा, तो जैसे कि आपको पता ही है कि मैग्नेट के अंदर जब दो सिमिलर पोल्स आमने सामने आते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और जब ये दोनों पोल्स आपस में एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तब ये रोटर जो है वो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर घूमने की कोशिश करेगा। पर जब ये रोटर घूमने की कोशिश करेगा तो उस टाइम से पहले फिर से इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी और उन दोनों पोल्स के बीच में अट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो मान लीजिए कि हमारा जो रोटर है दूसरे केस के अंदर सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हम उसे किसी एक्सटर्नल सोर्स से घुमाते हैं, जैसे कि कोई प्राइम मूवर हो गया या फिर कोई दूसरी मोटर हो गई, उससे सिंक्रोनस स्पीड के बराबर की स्पीड पे हम घुमाते हैं। तब क्या होगा फ्रेंड्स कि जैसे ही ये दो ऑपोजिट पोलैरिटी के पोल्स आपस में आएंगे, ये इमेजिनरी और एक्चुअल, तो जो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड भी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर है और जो हमारा रोटर है उसकी भी स्पीड उसके आसपास है। तो इसका मतलब ये दोनों जो है इमेजिनरी पोल्स और एक्चुअल पोल्स आपस में मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड और जो हमारे रोटर की घूमने की जो स्पीड है वो एक बराबर हो जाएगी और एक कांस्टेंट स्पीड और डायरेक्शन के अंदर हमारा रोटर घूमना शुरू कर देगा। और हर स्टेप के ऊपर हमारे दोनों पोल्स के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स प्रोड्यूस होगा और उसी की वजह से हमारा जो रोटर है वो एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर रोटेट करेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि सिंक्रोनस मशीन जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है। सेल्फ स्टार्टिंग मतलब जैसे ही आप किसी मोटर को प्लग करते हैं और स्विच ऑन करते हैं तो अपने आप से चालू हो जाती है, उसका रोटर घूमना शुरू हो जाता है। पर जो सिंक्रोनस मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है, मतलब उसे स्टार्ट करने के लिए हमें अलग से मैकेनिज्म रखना पड़ता है उसके रोटर को सिंक्रोनस स्पीड के बराबर घुमाने के लिए। और जैसे ही वो एक दूसरे से मैग्नेटिकली लॉक हो जाते हैं फिर आप उस स्टार्टिंग मशीन को निकाल लेंगे तो भी चलेगा। और जैसे आप इस सिंक्रोनस मोटर को लोड करते हैं और वो जैसे जैसे उसके ऊपर आप लोड इंक्रीज करते हैं उसकी स्पीड एक कांस्टेंट रहेगी, पर सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं होगी, कुछ यूनिट्स धीरे धीरे कम होएगी। और अगर आप एक लिमिट के ऊपर मैकेनिकल लोड इस सिंक्रोनस मशीन को अप्लाई करते हैं तो वो सिंक्रोनिज्म से ही बाहर हो जाएगा। यानी इससे हमें पता चलता है कि जो सिंक्रोनस मशीन मोटर है
वो दो स्पीड के ऊपर काम करता है, एक कांस्टेंट सिंक्रोनस स्पीड और दूसरी कंडीशन में वो जीरो स्पीड पे काम, मतलब उसकी स्पीड जीरो हो जाती है। यानी कोई वेरिएबल स्पीड आपको अगर चाहिए तो इसमें मिलना थोड़ा मुश्किल है। और हमारा जो सिंक्रोनस मशीन का जो एप्लीकेशन है, जो लो रेटिंग पे है, जहाँ पे हमें एकदम कांस्टेंट स्पीड चाहिए, 24/7 24 घंटे 7 दिन हमें कांस्टेंट स्पीड चाहिए, उन्हीं जगहों पे उसे यूज़ किया जाता है। और जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन से यानी पावर सिस्टम के अंदर हम सिंक्रोनस मोटर को एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर यूज करते हैं। सिंक्रोनस कंडेंसर का मतलब है कि ये जो हमारा सिंक्रोनस मोटर है वाइड पावर फैक्टर रेंज के अंदर काम करता है, यानी लैगिंग, यूनिटी और लीडिंग। कोई भी पावर फैक्टर के ऊपर आप सिंक्रोनस मोटर को चला सकते हैं। तो उसी की वजह से पावर फैक्टर को करेक्ट करने के लिए जो पावर फैक्टर होता है, एक्टिव पावर बाय अपरेंट पावर, जिसे यूनिटी पे 1 होता है और लैगिंग पे 0.8 और लीडिंग के ऊपर 1.1 1.2। तो लैगिंग से लीडिंग लाने के लिए या फिर कोई भी आपको डिजायर्ड पावर फैक्टर पे ऑपरेट करने के लिए हम सिंक्रोनस कंडेंसर को यूज करते हैं। और ट्रांसमिशन लाइन के एंड पे सिंक्रोनस कंडेंसर को लगाया जाता है, जिससे हम हमारे पावर जो वोल्टेज हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसका पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए। और जो फ्रेंड्स हमारे सिंक्रोनस मोटर के एडवांटेजेस हैं, पहला तो ये है कि ये हमारी कांस्टेंट स्पीड मोटर है, यानी कितना भी लोड इंक्रीज करे वो ये कांस्टेंट स्पीड के ऊपर ही रोटेट करती है। और इसका जो नो लोड करंट जो है वो भी बहुत कम है इंडक्शन मोटर के कंपैरिजन के अंदर। ये दूसरा एडवांटेज हुआ। और तीसरा जो है कि हम इसकी मदद से हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके जो डिसएडवांटेजेस है कि ये एक नॉन सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है, जो हमने पहले ही डिस्कस किया था। और इस टाइप की मोटर को जो मेंटेनेंस है वो भी बहुत ज़्यादा चाहिए, यानी फ्रीक्वेंटली मेंटेनेंस करना पड़ता है छोटे छोटे टाइम पीरियड्स के अंदर। और इस मोटर के अंदर हमें एक्सटर्नल डीसी सोर्स अप्लाई करना पड़ता है उसके स्टार्टिंग के दौरान। ये चौथा डिसएडवांटेजेस है। और पांचवा कि इन रोटर्स के अंदर हंटिंग यानी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है अगर आप सडनली कुछ ही सेकेंड्स के अंदर आप लोड को, मैकेनिकल लोड को बहुत ज़्यादा से कम कर देते हैं या फिर कम लोड से बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है कि अगर इस मोटर के ऊपर एकदम से लोड हट गया किसी फॉल्ट की वजह से या फिर से इंक्रीज हो गया, तो उसकी वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू।